तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, सेमेस्टर 1 मेजर पेपर। और इसमें जो है कौन कौन यूनिवर्सिटी का काम देगा, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और आपका ये काम देगा रांची यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, ये पिछले साल का मैं 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तीनों का सिलेबस सेम है, तीनों को पढ़ना है आइडिया ऑफ भारतवर्ष हिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले लैपटॉप पे वीडियो बनाया, लगभग 45 मिनट का पूरा का नोट्स, लेकिन लैपटॉप हमारा स्विच ऑफ हो गया, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। नोट्स वाला नहीं हो पाएगा, अगर स्विच ऑफ हो गया, लाइन नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से मोबाइल से रिकॉर्ड करके दूंगा। मतलब दोबारा हमको मेहनत करना पड़ेगा 45 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करूँगा आपके लिए। तो 23-27 सेशन हिस्ट्री मेजर पेपर 1, इसमें जो है फुल मार्क्स 75 है और पास करने के लिए 30 अंक लाना होता है। ठीक है, टाइमिंग जो है आपको 3 घंटा दिया जाता है। ठीक है, और हम आपको पेपर भी दिखाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए ग्रुप ए है। सबसे पहले आता है ग्रुप ए, और ये पेपर जो है आपका किस यूनिवर्सिटी का है, तो ये रांची यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, तीनों का काम देगा, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है, 100% सेम, एक जरा सा भी अंतर नहीं है। ठीक है, तीनों को 5 यूनिट पढ़ना है आइडिया ऑफ भारतवर्ष के। तो सबसे पहले आता है ग्रुप ए, जो कि 5 मार्क्स का रहता है एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 1 नंबर या 5 गो, और 5 नंबर या 2 गो। ठीक है, 5 नंबर वाले 2 प्रश्न और 1 नंबर वाले 5 प्रश्न। ये आपका ग्रुप ए रहेगा 15 मार्क्स का, और ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल 6 रहते हैं, 4 का आंसर करना होता है। ठीक है, चलिए करते जाते हैं। और अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो आप नोट करते चलिएगा, अदरवाइज अरे भाई टूट गया, भाई टूट गया, नहीं टूटा। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत देश के 2 नामों का उल्लेख करें। तो इसका तो आंसर आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। भारत देश का 2 नाम, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चतुर्युग। 4 गो युग है, चारों युग के पहले युग का नाम बताइए। तो 4 गो युग कौन कौन सा है, सतयुग सबसे पहले। ठीक है, सतयुग में शिवजी थे। फिर आया कौन आया, त्रेता। त्रेता में कौन थे, तो त्रेता में राम भगवान। फिर कौन आया, द्वापर। द्वापर में कौन आते हैं, अरे ये द्वापर में फेवरेट हीरो आते हैं हमारे कृष्ण भगवान। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग का युग, कलयुग। तो चारों युगों का नाम हो गया। नेक्स्ट आता है संगम साहित्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। तो जब भी बात करें संगम साहित्य मतलब संस्कृत में लिखा हुआ साहित्य। ठीक है, संगम साहित्य का संबंध किससे, संस्कृत भाषा से, तमिलनाडु से। सॉरी तमिल भाषा। संगम साहित्य का संबंध तमिल भाषा से है, तमिलनाडु से है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अशोक मौर्य के शिलालेख में मुख्य किस लिपि का प्रयोग किया गया है। सम्राट अशोक जो थे उनके शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो सम्राट अशोक मौर्य काल के थे, और मौर्य काल में जो है ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि चलता था। कौन कौन, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, और खरोष्ठी लिपि, ये 2 गो लिपि चलता था मौर्य काल में। याद कर लीजिएगा, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ठीक है, और सम्राट अशोक भारत के सबसे महान राजा हैं अभी तक के। ठीक है, अभी तो राजा सिस्टम खत्म हो गया, जब भी थे तो सबसे महान राजा थे पूरे के पूरे भारत में। ठीक है, इसीलिए अशोक चक्र भारत का राष्ट्र चिन्ह उनके प्रतीक है। ठीक है, स्टॉकहोम की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो स्टॉकहोम में पर्यावरण को लेकर 1972 में घोषणा हुई थी। कब, 1972 में। किसको लेकर, पर्यावरण के मुद्दा को लेकर। 1 मार्क्स वाले में आपको या तो एक सेंटेंस या एक वर्ड में आंसर देना होगा। अब आता है 5 मार्क्स वाला। 5 मार्क्स वाले में आपको आंसर करना है कितना, तो 5 मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न हैं इसका आंसर आपको करना होगा 100 से 150 शब्दों के बीच में। ठीक है, बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स। और इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला है वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है, ये सब मैंने नोट्स वाला वीडियो में बनाया है। काश लाइन तो आ जाए यार, तो आप लोग को मिल जाएगा, वीडियो आज ही मिल जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि समस्त विश्व मेरा परिवार है। ठीक है, या समस्त विश्व एक परिवार है।
संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें बोला जाता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी में जितने भी पशु पक्षी से लेकर के हर एक परिवार, हर एक मानवता, हर एक जीव हमारा परिवार है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप लिख दीजिएगा कि इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि हम सभी जीवों की रक्षा करेंगे। ठीक है, और हम सभी के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे। ठीक है, सभी जीवों का हमारी जितना रहने का अधिकार है। फिर ये मांसाहार क्यों भाई? चलिए चलिए, वो कुछ ज़्यादा होने देगा ना। हाँ सही है, लेकिन क्वेश्चन सही है, लेकिन बुरा तो लगेगा क्योंकि जो लोग मांस खाते हैं, ठीक है, तो बुरा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, इस पृथ्वी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना पड़ता है व्यक्ति को, गिल्ट फील होता है फिर भी। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथों का नाम लिखिए। तो आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथ है। पहला ग्रंथ कौन कौन सा? चरक संहिता, नाम सुने हैं? महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया है चरक संहिता। ठीक है, यह चरक संहिता पहला ये जो MBBS वालों को पढ़ाया जाता है आयुर्वेद में। और दूसरा जो है हमारा सुश्रुत संहिता, महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत संहिता महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है संहिता। आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे पास बोर्ड नहीं है, जब होगा तो फिर अच्छा से पढ़ाई होगा। तो 2 ग्रंथ का नाम बता दिया। ठीक है, चरक संहिता महर्षि चरक के द्वारा, सुश्रुत संहिता महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत ना, एक घटना मैं बताता हूँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कि वो प्रैक्टिकल करने के लिए व्यक्ति का जो शरीर होता था उसको जो है पानी में डाल देते थे। ठीक है, मृत व्यक्ति का शरीर, और बच्चों को दिखाते थे कि देखो भाई कंकाल तंत्र कैसे निकालिएगा। तो पानी से जब बहता पानी में उसको रख देते थे तो मांस जो है हट जाता था, मांस सब हट जाता था शरीर का, और क्या बचता था? केवल कंकाल सब, हड्डी सब। ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाते थे। समझ रहे हैं? कितना डेंजर, डॉक्टर बहुत डेंजर होता है। मुर्दा को चीर फाड़ करना, ऑपरेशन जो पोस्टमार्टम करता है वो मुर्दा ना होता है जी। मुर्दा के पास आदमी अकेले जाने से डरता है और डॉक्टर लोग उसको ऑपरेशन करता है। तो डॉक्टर से ना, वो भगवान का ही दूसरा रूप है। चलिए अब आता है हमारा 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्न। यहाँ पे 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको जो है कितने वर्ड्स में करना है? तो 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर 400 से 500 शब्दों में करना है। ठीक है, पेज में बताइए, पेज में, हमको शब्द में नहीं। चलिए पेज में बताते हैं। तो अगर खड़ा पन्ना में लिखिएगा तो आपको 3 खड़ा पन्ना में आंसर करना होगा। ठीक है, लिखने की स्पीड जिसकी बहुत ज़्यादा है, लिखने की स्पीड कम है थोड़ा, वो 2 पेज में ही आंसर कीजिए, काफ़ी है। ठीक है, और लिखने की स्पीड एकदम राजधानी एक्सप्रेस रॉकेट की तरह लिखते हैं, पेन की गति, तो आप जो है 3 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन टाइम को भी मैनेज करते रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किन्हीं 4 को ही बनाना है, 6 गो में से किसी 4 को। गाना सुने ना, खिंच खिंच के निशाने में हूँ मारती, तो आपको निशाना लगा लेना है 4 गो, कि पहले देख लीजिए किसको सकेंगे 4 गो, उसी को आपको 4 गो सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, अपने देश के लिए प्रचलित विभिन्न नामों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस वेरियस नेम्स यूज्ड फॉर आवर कंट्री। तो हमारे देश के लिए अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इंडिया, भारत, ठीक है, आर्यावर्त और हिंदुस्तान, और क्या और एगो नाम है, भूल रहा हूँ, और एगो नाम जो क्या है, क्या जो नाम है वही भूल रहा हूँ। ठीक है, 4 गो तो नाम बता दिया, और एगो नाम आप बता दीजिएगा, याद आएगा तो। नेक्स्ट है हमारा, सब नाम के फिर अपना अपना डिटेल लिख दीजिएगा, कि इंडिया का नाम सिंधु नदी से पड़ा, इंडस रिवर के कारण। ठीक है, हिंदुस्तान फिर उसी से बना कि हिंदू, यानी कि इंडस, इंडस से नाम पड़ा इंडिया, इंडिया से इंडिया के साइड में रहने वालों को इंदू कहा जाने लगा। इंदू अच्छे से उच्चारण नहीं होने लगा तो फिर हिंदू बोलने लगा। ठीक है, जब हिंदू रहने लगा तो हिंदी से फिर हिंदुस्तान बन गया। इस तरह से बता दीजिएगा डिटेल में। और प्राचीन काल में आर्यव्रत कहा जाता था। फिर आता है हमारी भारत की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का परिचय दें। देखिए मैं लॉन्ग आंसर टाइप में सब कंप्लीट कर दूंगा, देख लेता हूँ। अगर वीडियो शाम तक लाइन नहीं आता है तो फिर मैं मोबाइल से ही उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, विथ PDF। अगला है प्राचीन बौद्ध साहित्य का वर्णन करें। तो आपको मालूम है प्राचीन बौद्ध साहित्य, जैसे महात्मा बुद्ध के बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए कौन कौन सा है। इसमें उस टाइम पे पाली भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। आपने नाम पढ़ा होगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 को पिटक है। ठीक है, और जो ये तीनों पिटकों को पढ़ लेता है उसको त्रिपिटक आचार्य कहा जाता है। ठीक है, इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध की शिक्षाएं, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जातक कथाएं पढ़े होंगे आप, जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में ग्रामों की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, कि प्राचीन भारत में ग्राम कैसे रहता था, जनपद, महाजनपद। ठीक है,
इस तरह से बनाया गया था। और जैसा अभी ब्लॉक है, फिर जिला है, फिर हमारा राज्य होता है, फिर देश है, उस टाइम पे जनपद, महाजनपद, फिर आता था हमारा देश, ठीक है, राष्ट्र। तो इस तरह से आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भारत के पारंपरिक कुटीर उद्योगों का वर्णन करना है, ठीक है, कि भारत में शुरू प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग है, जैसे कि चरखा चलाना, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, और घर में बांस की शिल्पकारी करना, ठीक है। तो कुम्हार हो गया, चाहे डोम हो गया, चाहे तेली का घर में फिर वो क्या बोलते हैं उसको, तेल निकालना, ठीक है। तो सब कोई अपना अपना कुछ ना कुछ करते रहता था, कुटीर उद्योग घर में ही करता था, ठीक है। प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था चली थी, आपको मालूम है 4 गो वर्ण था, ठीक है। कौन कौन वर्ण है? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। वर्तमान कंडीशन नहीं है, वर्तमान समय में सब एक हैं हम लोग, ठीक है। प्राचीन काल का जो स्थिति था बता दीजिएगा। 9 नंबर में भारतीय संस्कृति में वृक्ष एवं वनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, प्राचीन संस्कृति में वृक्ष और वनों को महत्व को देखिए, लोग जो है ना किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तब हमारे हिंदू धर्म में एक प्रचलन चली कि नहीं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वायु लेते हैं, तो उसको हम लोग प्रणाम करेंगे, ठीक है। पेड़ जैसे बरगद का पेड़, भारत में सबसे बड़ा पेड़ बरगद का ही पेड़ माना जाता है, और पीपल का पेड़। तो बरगद के पेड़ में बोला जाने लगा कि इसका पूजा किया जाए, ठीक है। बरगद के पेड़ में विष्णु भगवान रहते हैं। फिर वट सावित्री शुरू हुआ, तो बर को हम लोग जो है प्रणाम करते हैं, बरगद के पेड़ को, ठीक है। और पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ में बोला जाता है कि शनिवार को जल चढ़ाने से आपकी क्या होती है, शनि ग्रह दोष दूर होती है। मैंने भी चढ़ाया था बचपन में, अभी भी कभी कभार चढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से, फिर पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और मतलब जो शनिवार को शनि जी निवास करते हैं, ठीक है, शनिदेव। तो ऐसा बोला जाता है, क्यों? ताकि उनकी रक्षा कर सकें। मेन मोटो हमारा ये नहीं कि भगवान निवास करते हैं या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इससे लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं पेड़ को, ठीक है। पेड़ लगाते हैं ताकि हमारा जो है ऑक्सीजन मिल सके। सामने में उतना बड़ा पेड़ रहेगा, आदमी पूजा करेगा तभी ना पेड़ लगाएगा, और लगाएगा यानी कि उसको सामने में सांस लेने में आसानी होगी। तो हर गांव में देखिएगा बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ रहता है। हम लोग के गांव में 3 गो पीपल का पेड़ है, और बरगद का पेड़ एगो है, बहुत बड़ा है। और हर एक तालाब में देखिएगा कि पीपल का पेड़ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी रिस्पेक्ट देता है, भले वो मालूम हो या ना मालूम हो कि उसको ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन वह उसको प्रणाम करता है, ठीक है। चाहे भाई मतलब किसी भी तरीका हो, हमें तो प्रकृति की रक्षा करना है, ठीक है। तो आदमी जब सिखा नहीं पाएगा तो किसी न किसी तरीका से उसको फिर बचाने का प्रयत्न किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है आंसर, ग्रुप ए, खंड ए, ठीक है। और इसके अलावा हमें पेड़ से बहुत सारे लकड़ी भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, ठीक है। सब इम्पोर्टेंस बता देना है, औषधियाँ भी मिलती हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा सुन के ही आप याद कीजिए, लिखने का मतलब लिखना कम कीजिए और दिमाग में ज़्यादा घुसाइए। कंठस्थ करना सीखिए, प्राचीन काल में कंठस्थ व्यवस्था चलती थी। अब हम लोग कर रहे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा वेद सर्वाधिक प्राचीन है। मैंने भी नहीं देखा है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, कौन सा वेद सर्वाधिक प्राचीन है। तो आपको मालूम है कि 4 गो वेद है। 4 गो वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना, जो ऋग्वेद है इसकी रचना जो है सबसे प्राचीन समय में की गई है। इसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है, और सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। आपने वो सुना है सारेगामा पाधानिसा, वो जो उत्पत्ति है वो सामवेद से हुआ है, ठीक है। यजुर्वेद से जड़ी बूटी, और अथर्ववेद से तंत्र विद्या का प्रयोग का पता चलता है, ठीक है। इतना डिटेल बता दिया। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत की जो रचना है महर्षि वेद व्यास ने किया है। किसने? वेद व्यास, वेद व्यास लिख दीजिएगा, ठीक है। महर्षि वेद व्यास ने किया है। वेद व्यास ने किसकी रचना? महाभारत की, ठीक है, जिसमें कृष्ण और कौरव और पांडवों की कथा है। वहीं अगर रामायण की पूछे तो लिख लीजिए, रामायण की जो रचना है, रामायण की रचना यह इसकी किसने की है? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। किसने? वाल्मीकि, ठीक है।
वाल्मीकि। बाकी अर्थशास्त्र की रचना तो चाणक्य ने की, आप सबको मालूम है। और पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे आयुर्वेद। अच्छा, यहाँ पे सी नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 को पुराण है। 18 को पुराण कौन कौन सा है? तो आपने सुना है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ठीक है, वायु पुराण। तो ये सब कितना है? 18 को पुराण है इस तरह से, ठीक है, 18 को पुराण है, ठीक है। आप बोलिएगा अभी मिलेगा भैया, सागर भैया बताइए तो अभी मिलेगा? कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम मैं देखा था कि वेद सब को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था, ठीक है। तो ओरिजिनल चीज़ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो फिर जिसने पढ़ा, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पढ़ा था और उन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेद पढ़ा था तो उनको लगा कि नहीं, वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मैंने एक बार बुक देखा था तो उनका राइटर के नाम पे उनका नाम था, ठीक है। और जो मूल ग्रंथ है वो अभी आपको कहाँ पे मिलेगा? वो म्यूजियम में मिलेगा। म्यूजियम बोले तो संग्रहालय, जहाँ पे सभी को संग्रहित करके रखा जाता है, ठीक है। ये मैं आउट ऑफ नॉलेज देता हूँ आपको। चलिए, हालांकि जब आपको लिखने का कंटेंट ना मिले तो आप आउट ऑफ नॉलेज को भी एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला है, आयुर्वेद पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए, हमारे भारत में आयुर्वेद पर प्रथम पुस्तक महर्षि चरक ने लिखा है। किसने? महर्षि चरक, इनका नाम था, ठीक है। कौन सा किताब लिखा है? चरक संहिता। मेरे पास बुक भी है, बहुत मोटा है, चरक संहिता, ठीक है। और वर्तमान में MBBS में जो लोग करते हैं, आयुर्वेद में MBBS, ठीक है, उन लोग को पढ़ाया जाता है चरक संहिता, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने पढ़ने के लिए उसको मंगाया था, 200 के आसपास लगा था। चलिए, नहीं यार, 500 लगा था। और आयुर्वेद का हो गया चरक। इसके अलावा महर्षि सुश्रुत संहिता ने लिखा, महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा बाद में। अगला है, भारतीय गणित के जनक कौन है? तो भारतीय गणित के जनक या शून्य के जनक? जो गणित के जनक है वही शून्य के जनक है। कौन है? चलिए कमेंट में करके बताइएगा किसको किसको मालूम है कि शून्य की खोज किसने की? वही है फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मार्क्स वाला कि समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा के बारे में बताइए। इन सभी का क्वेश्चन आंसर मैं लॉन्ग आंसर टाइप में इंक्लूड कर लिया हूँ, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम से आप क्या समझते हैं? वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, देखिए, जो रांची यूनिवर्सिटी में पूछा वही कोल्हान यूनिवर्सिटी में रिपीटेड होता है, और नीलांबर पीताम्बर का भी सेम है। अगला है 15 मार्क्स वाले, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। भारत की शिक्षा व्यवस्था और इसके विकास में विवेचन करें। देखिए, क्वेश्चन हर समय रिपीट हो रहा है, ठीक है। जनपद की अवधारणा क्या है? वैदिक काल में जनपद की भूमिका क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखें और इन ग्रंथों का उल्लेख करें। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन रिपीटेड है ना। 8 नंबर में है, भारतीय पर्यावरण और मानवीय विकास में पर्यावरण की भूमिका पर निम्न लिखें। फिर आता है हमारा, वेद और वेदांग की मूल शिक्षा पर प्रकाश डालें। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आए हैं, और मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा कि आप तक वो लॉन्ग वीडियो वाला मिल जाए। इसका PDF आपको अगर चाहिए तो PDF हम आपको वीडियो तक दे देते हैं। देखते हैं, लाइन बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर तो मैं उसको वीडियो मोबाइल से फिर से बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सॉरी यार, जमा ही आ रहा है, रात को ना मैं सोया नहीं हूँ ठीक से, 4 घंटा मात्र सोया हूँ।